कमज़ोर जहन होते हैं वो सारा वक्त लोगों के बारे में बात करते गुजर जाते हैं। फलाने के बारे में सुना है, फलानी के बारे में बात सुनी है, जिसको गॉसिप कहते हैं। ये दुनिया की सबसे कमज़ोर बात होती है। और अफराद के बारे में ही बात करने का ये भी नतीजा होता है कि लोगों की सोच भी हमें नहीं पता होती, हमने उनकी किताब भी नहीं पढ़ी होती, उनके मज़ामीन भी नहीं पढ़े होते, उनकी गुफ्तगू भी नहीं सुनी होती, और हमारी एक राय बनी भी होती है। फलाना वो मुहिब्बे वतन नहीं है, फलाना वो बेईमान है, फलाना वो बेदीन है। और ये बात है जिसके नतीजे में हमारे अंदर फ़िक्री इंतशार है। अब मैं आपसे आज की गुफ्तगू में ना वाक़यात पे बात करूँगा, ना अफराद पे बात करूँगा। अगर आप मुझसे ये जानना चाहें कि मेरी फ़लाँ के बारे में क्या राय है, किसी राय का इजहार नहीं करूँगा। आप मुझसे पूछें कि आजकल के वाक़यात के बारे में क्या राय है, तो सुहेल वड़ाइच जैसे बासलाहियत, समझदार, ज़ीरक सहाफ़ी की गुफ्तगू आपने सुन ली, और फिर हुसैन के बाद हसन ने भी आना है। और हसन की निगाह माशाअल्लाह हम सब जानते हैं, उनका एक मखसूस अंदाज़ है। मैं उनको कई बरस से जानता हूँ, और उनसे खूबी की बात यह है कि उनसे आप राय से इख्तलाफ करें, उनकी राय से इत्तेफाक करें। जब भी उनकी सोबत में बैठने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी महफिल है कि जिसमें आप जब किसी के साथ बैठें तो कुछ सीख के जाएं, न कि सिर्फ अपने ही ख्यालात, अपने ही तासुबात, अपनी ही नफ़रतें, अपनी ही पसंदीदगी जो लेके आए थे वही लेके चले गए। तो बैठकर बात करने का फ़ायदा क्या हुआ? बात यह है कि पाकिस्तान का बहरान बुनियादी तौर पर आइडियाज़ का बहरान है। मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब रशीद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की पाकिस्तानी अमेरिकन्स के बारे में। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी अमेरिकन्स के बारे में भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा बहरान भी, जो यहाँ रहते हैं उनका बहरान भी ख़यालात का बहरान है। इस वक्त अगर आप देखें तो जिसको कहा जा रहा है इंडियन लॉबी, ये सिर्फ चंदा देकर कांग्रेसमैनों को अपने साथ मिलाने में कामयाब नहीं हुए। उनका असर व रसूख जहन और फ़िक्र का असर व रसूख है। अखबारों के, अंग्रेज़ी अखबारों के, बड़े अमेरिकन अखबारों के, मेन स्ट्रीम अखबारों के एडिटर हैं वो इंडियन निजात हैं। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, उनका तनासुब अगर देखें, पाकिस्तान और भारत की आबादी का तनासुब है 1 और 8 का, 1:8 का तनासुब है। तो 1:8 का फ़र्क तो कबूल है भाई, उनकी आबादी हमसे 8 गुना है। मगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों में उनका तनासुब 1:28 है। यानी एक पाकिस्तानी अगर कहीं किसी छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अमेरिका में, तो 28 इंडियन हैं, जो कि उस तनासुब से, आबादी के तनासुब से कहीं ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कॉम्पिटेंस बेस्ड जॉब्स हैं, एक तो है ना सियासी जॉब कि वोट देने की वजह से, कांग्रेसमैन को बुलाने की वजह से, चंदा देने की वजह से आपको कोई पोजीशन मिल जाए, उसका भी हम हशर देख चुके हैं। कि एक आध को किसी को मिल गई तो हम ही बेइज्जत करा के चला गया। शिकागो वाले समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन उस फील्ड के अंदर जहाँ ये है कि भाई PhDs हों अपनी फील्ड के, उस मैदान के अंदर आप देखिए, जब ओबामा, जिसको इतनी हिमायत आप में से बहुत, सदर ओबामा जिनको आप में से इतने सारे लोगों ने हिमायत दी थी, जब उन्हें अपॉइंटमेंट करना था आलम इस्लाम के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव का, तो उन्होंने किसको नामज़द किया? एक इंडियन अमेरिकन मुसलमान को नामज़द किया, जिसके पास PhD है, क्वालिफ़िकेशन है। स्टेट डिपार्टमेंट की नुमाइंदा नामज़द होनी थी, तो वो भी एक इंडियन मुस्लिम नॉमिनेट हुई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है, इसके अंदर सिर्फ 5 ग्रोह हैं: डॉक्टर, इंजीनियर, मीडियम साइज प्रोफेशनल, अकाउंटेंट वगैरह, छोटे मोटे ताजिर, टैक्सी ड्राइवर। सब बड़े बाइज़्ज़त हैं, सब मेहनत से अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि जो ख़यालात की दुनिया है, क्या उसको उसमें डॉक्टर असरअंदाज होते हैं, इंजीनियर असरअंदाज होते हैं, या अहले कलम असरअंदाज होते हैं, मुफक्किरीन असरअंदाज होते हैं? तो ये हमें गौर करना होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमने जो हम यहाँ हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं इस मामले में। हम बच्चे हैं हमारे। जब मैं छोटा था तो यहाँ बहुत सारे 2-3 लोग यहाँ मौजूद हैं जो मुझे तालिब इल्मी के ज़माने से जानते हैं। मैंने मैट्रिक किया तो पहले ही बात ख़ानदान वालों ने ये करनी शुरू की कि प्री इंजीनियरिंग ले लो या प्री मेडिकल ले लो, यही होता है ना हमारे यहाँ। उसके बाद इंटर कर लिया तो कहा अच्छा इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिसिन में जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि मैं मैट्रिक के अंदर भी जो टॉप 10 थे कराची बोर्ड के, उनमें था। अच्छी नंबर लाने वाले हमारे यहाँ नहीं जाते सोशल साइंसेस के अंदर,
लेकिन सोशल साइंसेज हैं जिससे ज़िबिग्नी बर्ज़िन्स्की पैदा होते हैं, हेनरी किसिंजर पैदा होते हैं, इकोनॉमिस्ट पैदा होते हैं, जो माशरे की सोच के लीडर्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं, आप तो सब यहाँ रहते हैं, आप लोगों ने 2008 के इलेक्शन के बाद जब 2009 में सदर ओबामा की इनॉग्रेशन हुई थी तो वो देखी थी टेलीविज़न के ऊपर, देखी थी ना। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? एक तो ये था खैर लोग थे, नया नया सदर मुंतखब हुआ है, उसके लिए जोश था, सब कुछ था। लेकिन मैं बताता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा उसमें अनोखी बात क्या लगी थी। वो अनोखी बात ये थी कि ओबामा जब मुंतखब हुए तो सबसे ज़्यादा किस पर तनकीद करके मुंतखब हुए थे? बुश पे। सबसे ज़्यादा तनकीद उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे की थी, जो उनसे पहले सदर थे। लेकिन जब वो हल्फ उठाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही? उन्होंने कही कि मेरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश से इख्तलाफ था, लेकिन आई सैल्यूट हिम फॉर हिज सर्विस। याद है किसी को? ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि राय का तो इख्तलाफ है लेकिन नीयत पर शक नहीं है। उसने अपनी राय के मुताबिक खिदमत करने की कोशिश की कौम की, मैं अपनी राय के मुताबिक कौम की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। अब हमारे यहाँ क्या मसला है? हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने हर चीज़ को हक़ और बातिल की लड़ाई बना दिया। कराची में या लाहौर में अगर रिक्शे में मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो रिक्शा वाला समझता है वो हक़ पर है, मोटरसाइकिल वाला बातिल है, तो इसलिए उसको जंग में हराना उसके लिए ज़रूरी है। कोई सॉरी कह के पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और जो सियासी गुफ्तगू है उसमें तो हम बिल्कुल ही हक़ और बातिल की ऐसी लाइन खींचते हैं कि जिसके अंदर बातचीत की, मफाहमत की, हक़ाइक़ जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। और फिर हम बाज़ औक़ात ऐसी रिटोरिकल बातें करते हैं, यानी जिसको कहते हैं ना मुबालगा आमेज़ बातें, और वो अपने दिल को खुश करने के लिए कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पिछले दिनों एक पाकिस्तानी महफिल में मैंने लोगों से कहा कि आपने कितनी बार ये बात सुनी है टीवी पर या तकरीरों में कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मुल्क शब कद्र को बना था, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुना है ना आपने? मगर एक दफ़ा तो टूट चुका भाई। अगर कोई हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करे और कहे कि खुदा न खास्ता एक बार टूटा है, खुदा न खास्ता दोबारा ना हो जाए, इस पर गौर करो, तो हमें गौर करना चाहिए या उस पर लान तान करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि जनाब ये गैर मुहब्ब वतन है, ये गद्दार हैं, ये यूँ हैं, ये वो हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, नारेबाजी होती है, बातें फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो जाती हैं, तनकीद हो जाती है। ये मीडिया के लोग मौजूद हैं, दोनों इसकी गवाही देंगे। मीडिया में बहुत सारे छींटे उड़ा दिए जाते हैं। 5 दिन पहले का टीवी देखें, टेप कर लें, हर रोज़ टेप किया करें। 5 दिन पहले का टीवी देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में बस जो कल था वो ख़त्म और सुबह एक नई दुनिया होगी। आज देखें तो मजाक उड़ रहा है, आज देखें तो मजाक उड़ रहा है कि जी फलाने की शादी हो रही है, नहीं हो रही, ये हो रहा है। ये रोज़ रोज़ का एक तमाशा बना हुआ है। वो इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि कोई मुजदा न बशारत न दुआ चाहती है, रोज़ एक ताज़ा खबर खल्क़े खुदा चाहती है। इस ताज़ा खबर के चक्कर की बजाय जिसको कहते हैं बिग पिक्चर एनालिसिस, वो भी करना चाहिए। अब आप सुने मुझसे 2-4 बातें बिग पिक्चर एनालिसिस के ऊपर, और इसमें कोई तनकीद वगैरह नहीं है, ये तज्ज़िया है। तज्ज़िये में बाज़ औक़ात अगर मैं किसी को ये बताऊं, जैसे कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, उसके नंबर कम होते हैं, तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि हम बच्चे को समझाएं, स्टूडेंट को बैठ के समझाएं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों, तुम्हें मैंने बी ग्रेड क्यों दिया है, दूसरे को ए ग्रेड क्यों दिया। ये मवाजना होता है, ये तनकीद नहीं वो समझता। अगर नाराज़ भी हो जाए हमसे तनकीद समझ के, तो हमारा काम है उसको समझाना। तो ये अब हम अपना, हमारा मुल्क है ना। देखिए अमेरिका में आप रहते हैं लेकिन मुल्क तो पाकिस्तानी है ना, इससे दिल लगा हुआ है, यानी जिस्म यहाँ है, दिल पाकिस्तान में हम सब का। तो अब इस पर गौर करें कि वहाँ क्या है, मसला क्या है। देखिए पाकिस्तान एटमी हथियारों रखने वाला 7वां मुल्क है दुनिया में। सिर्फ 7 मुल्कों के पास डेमोस्ट्रेटेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उनमें एक पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल कौमी आमदनी सिर्फ $222 बिलियन है। $222 बिलियन। एक सिस्टम होता है पीपीपी, परचेजिंग प्राइस पैरिटी, उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो $550 बिलियन है। ये एटमी हथियार रखने वाले ममालिक में सबसे कम है। अब हमें सियासी वजूहात हैं, हम सारा जो हमारा डिस्कोर्स होता है, गुफ्तगू होती है, वो होती है कि करप्शन की वजह से ये सब हो गया। भाई चीन में भी करप्शन है, उनकी तो जीडीपी बढ़ रही है, ट्रिलियंस में हो चुकी है। भारत में भी करप्शन है, उनकी भी जीडीपी बढ़ रही है।
साउथ कोरिया में भी करप्शन है, इंडोनेशिया में भी करप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, लेकिन जैसे अगर बच्चा आके ये कहे कि जी मेरे नंबर इसलिए ख़राब हैं कि मेरा कलम ठीक नहीं चल रहा था, तो ये बिला जवाज़ बात है, क्योंकि कलम बदल भी सकता था। तो हाँ, एक होता है जिसको कहते हैं कॉज इफेक्ट, किस चीज़ की वजह से क्या है। मईशत का साइज छोटा होने का सबब ये नहीं है कि करप्शन है, मईशत का साइज छोटा होने का सबब ये है कि हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे इकोनॉमी की। क्यों नहीं कर पा रहे? वही जो बात मैंने शुरू की थी, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, हमने पूरा कल्चर जहन ये बनाया हुआ है कि नौकरी पेशा होना अच्छी बात है। बच्चों को कहा जाता है कि ऐसी तालीम हासिल करो जिसके बाद तुम्हें नौकरी मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। देखिए ना, यहाँ पे तो सारा का सारा कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का है। अब आप देखें कि हम वो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं बिल्ड कर पाते। दूसरा, हम हमेशा यही करते हैं कि पूरी कौम को ये बावर कराते हैं कि जी कौम बड़ी अच्छी है, हुक्मरान बड़े ख़राब हैं। ये दिल को खुश करने की बात है ना, वरना हकीकत ये है कि शायर का बड़ा अच्छा शेर है, क्योंकि कई बार हम हुकूमत बदल चुके हैं। हर बार हुकूमत बदलने से तो अब तक तो कोई ठीक ठाक हो जाए, कितने तजुर्बे करके किसी कोई तो ठीक ढूंढ के ले आए होते ना। फरिश्ता वो कहता है दाग देलवी कि सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। और ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हमेशा इनको, हमें ये पढ़ाया जाता है अखबार पढ़ो, टीवी देखो, तो यही होता है कि बस हुक्मरान ख़राब है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, टॉलरेंस ना होना एक दूसरे का। देखें ना, जिस मुल्क में आप रहते हैं कुछ इस पर भी नज़र डालें, इसकी तारीख, अपने मुल्क की तारीख के बारे में तो हमारी उस दिन हसन निसार ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि हमारे यहाँ हमें ऐसे तारीख पढ़ाई जाती है कि जिसमें हक़ाइक़ ही नहीं होते, और उसकी हालत ऐसी है कि जैसे आपकी आंखें कमज़ोर हों और ऊपर से आप अपना चश्मा भी उतार दें। ये हसन निसार साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला है। चश्मा उतार दिया हमने, हम अपनी ही तारीख का तज्जिया नहीं करते, हर चीज़ का हमने कोई छोटा मोटा एक एक्सप्लेनेशन बना दिया एक जुमले का, फला चीज़ ये इसलिए हुई थी, बस कोई तज्जिया जिसको कहते हैं गहराई के साथ, वो हम नहीं करते। और दूसरों की तारीख भी हम नहीं सीखते। तो 2 मिनट मुझे दीजिए कि मैं आपको अमेरिका की तारीख का एक छोटा सा जायज़ा दे दूँ। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि 1965 तक अमेरिका में मुख्तलिफ़ कौमियतों और मुख्तलिफ़ रेसिस के लोगों के आने के बारे में कवायद थे, जिसकी वजह से पाबंदियाँ थीं। एक चाइनीज़ एक्सक्लूशन एक्ट था जो कि 1887 में बना था, जिसकी वजह से चीनी नस्ल के लोग अमेरिका के शहरी नहीं बन सकते थे। 1965 में जाके ये सारी पाबंदियाँ हटी, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आके शहरी बन सके। इमिग्रेशन की रिफॉर्म हुई कि रेशल कोटाज नहीं होंगे, कि सिर्फ सफ़ेद लोग बन सकते हैं सिटीज़न, दूसरे नहीं बन सकते। कैसे हुआ? उससे पहले ज़रा और पीछे चलें। जब ये मुल्क बना था 1776 में, तो इसमें स्लेवरी थी, सबको पता है ना, स्लेवरी हुआ करती थी। स्याह फाम लोगों को गुलाम के तौर पर लाया जाता था अफ्रीका से पकड़ के, और वो काम करते थे फील्ड्स के ऊपर, ज़राअत के अंदर, और उनको कोई तनख्वाह वगैरह नहीं दी जाती थी, जंजीरें बांध के उनसे काम लिया जाता था। 1863 में खाना जंगी के बाद स्लेवरी ख़त्म हुई, सबके इल्म में है। कैसे मुमकिन हुआ कि ये स्लेवरी ख़त्म हुई, ये खाना जंगी तक नौबत क्यों आई? 1776 में अगरचे स्लेवरी थी, और अमेरिका के पहले 6 सदूर में से 3 सदूर खुद स्लेव ओनर्स थे, लेकिन एक तहरीक थी छोटी सी जो कहती थी स्लेवरी गलत है। उस छोटी सी तहरीक को कुचला नहीं गया, उसके लोगों को गद्दार नहीं कहा गया, उसके लोगों को बेईमान करार दे के, बेदीन करार दे के मुल्क बदर करने की बातें नहीं हुई। उनकी तहरीक चलती रही, वो अपनी बात लिखते रहे, पैम्फलेट चलते रहे। 1863 में जाके स्लेवरी ख़त्म हो गई। मगर वो जो स्याह फाम लोग हैं, जिनके जो आपके इस शहर में बहुत रहे हैं, और आपके बहुत सारे यहाँ कोई ऐसा है जिसका कोई जानने वाला स्याह फाम ही ना हो, सबके स्याह फाम दोस्त जानने वाले होंगे। 1863 के बाद उनके लिए साउथ सदर्न स्टेट्स के अंदर कायदे बन गए कि जी वो एक सेपरेट बट इक्वल होंगे, कि वो अलग अलग रहेंगे, स्याह अलग सफ़ेद अलग। वो भी इंसाफ नहीं था, फिर उसके खिलाफ तहरीक चलती रही, दलाइल दिए जाते रहे। जाके 1964 में कानून बना जिसको सिविल राइट्स एक्ट कहते हैं, बदला। ये मैं पूरी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसका मकसद है, इसका मकसद ये है कि अपने अंदर सेल्फ करेक्शन की गुंजाइश थी, माशरे में बहस की गुंजाइश थी। अब अगर इसकी जगह ये होता कि 1776 में एक बना दिया जाता नजरिया अमेरिका, जैसे पाकिस्तान में एक नजरिया पाकिस्तान है ना, एक लोग कहते हैं जी नजरिया पाकिस्तान, फलाना नजरिया पाकिस्तान का मुखालिफ है,
सुना है नहीं आप लोगों ने, फलाना नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये इस्लाहात ना हो पाती। इस्लाह होती ही इस तरह है कि एक आदमी, आपको पता है कि 1939 तक 1939 तक इस मुल्क में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, इल्म में है ये। फौज, इस मुल्क की फौज जो है ये अब ऑल वॉलंटियर फौज है। उस जमाने बीच में यहाँ अब उस वक्त तक, यहाँ चंद साल बरस पहले तक कॉन्स्क्रिप्शन थी, ठीक है जी, खवातीन को वोट देने का हक 1920 में जाके मिला। 1920, 100 साल भी नहीं हुए अभी। ये सब कैसे मुमकिन होता है? ये बहस से मुमकिन होता है, ये इख्तिलाफ राय की गुंजाइश रखने से मुमकिन होता है। ये सब कोई अगर पहले ही दिन कह दिया जाता कि ये मसीहियों का मुल्क है, तो आप जो सारे यहाँ मुसलमान बैठे हैं, ये तो इस मुल्क के शहरी कभी ना बन पाते, आ ही ना पाते यहाँ। अब इस मुल्क में हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, कैथलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, फिर कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जैसे मॉर्मन्स, आपके इल्म में होगा, वो अपने आप को कहते हैं चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स, लेकिन उनको लोग कहते हैं मॉर्मन। क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद उनको क्रिश्चियन नहीं समझती, लेकिन कानून में उनके बारे में कोई चीज़ नहीं लिखी। ये नहीं लिखा हुआ कि हम दिल में उनको नॉन क्रिश्चियन समझते हैं इसलिए हम एक कानून बना देंगे, तरमीम करेंगे आइन के अंदर कि जी जो मॉर्मन है उसको क्रिश्चियन कहने की इजाज़त नहीं है, अगर वो अपने आप को क्रिश्चियन कहेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ गए कि यहाँ हमारे यहाँ ये भी हुआ है। तो इसकी वजह से हमने भाई, अगर एक मेरा अकीदा एक है और आपका अकीदा दूसरा है, तो उससे आप अपने अकीदे पे मुस्तहकम हैं, तो मेरे अकीदे के मुख्तलिफ होने से आपका अकीदा कमज़ोर क्यों हो जाता है? इतना क्यों डर रहे हैं आपको? इतना क्या सोच है कि किसी और की बात सुन लेने से, किसी और का नज़रिया बयान हो जाने से, किसी और की राय सामने आ जाने से हमारा अकीदा कमज़ोर हो जाएगा, हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, हमारा नज़रिया पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। और इसी तरीके के साथ ये बात कि जब जमहूरी अमल होगा, कोई मुंतखब हो जाएगा, तो मुमकिन है अच्छा आदमी मुंतखब हो, मुमकिन है बुरा हो। कभी कभी कोई ऐसा भी हो सकता है कि मुंतखब आदमी के बारे में सबूत मिल जाए, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, उसको सज़ा हो जाए। आपकी स्टेट इलिनॉय के अंदर पिछले 5 में से 3 गवर्नर जेल में हैं, जेल गए हैं। क्यों गए जेल? मुकदमे उन पे कायम हुए, फौरन सज़ा हुई। ये नहीं हुआ कि 20 साल के लिए मुकदमा फाइल उनके ऊपर, इल्ज़ाम तराशी, मुसलसल कहा जा रहा है कि जी करप्ट हैं, लेकिन ना फैसला ना सज़ा। खुद मेरे साथ ही हो चुका, इल्ज़ाम मौजूद, ना मुकदमा कायम, ना मुकदमे का फैसला। बस आधे लोग जो हैं वो और हैं बैठे हैं यहाँ, 2-3 उनके चेहरों पे से मैं देख रहा हूँ कि वो बस तैयार बैठे हैं कि भाई हक्कानी साहब तकलीफ ख़त्म करें। वो खड़े हों और कहें हक्कानी साहब थोड़ी गद्दारी दावे की है, फिर ज़रा साहब के दस हैं राजा साहब। अच्छा तो चलें, अच्छी बात हो गई। तो मगर इन चीज़ों, इससे बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे बढ़ेगी जब हम तस्वीर का हर पहलू देखने की आदत डालेंगे और इस बात के लिए तैयार होंगे कि मुख्तलिफ आरा की बुनियाद पर अपने यहाँ तब्दीलियाँ लाते जाएं। और मज़हब के मामले में, सियासत के मामले में, पॉलिसियों के मामले में, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात के मामले में, हर चीज़ के बारे में मुख्तलिफ आरा को सुनें। अब आप सुनिए, इस वक्त अमेरिका के सबसे ज़्यादा मजबूत तिजारती ताल्लुकात किस मुल्क के साथ हैं? चाइना के साथ। 1949 से लेके 1974 तक, 1949 से 1974 तक अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम तक नहीं करता था, रिकॉग्नाइज तक नहीं करता था। तब्दीली कैसे मुमकिन है? रिचर्ड निक्सन नामी आदमी 1968 का इलेक्शन लड़ा था। उसने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक मकाला लिखा। उस मकाले में उसने लिखा कि चीन 1 अरब लोगों का मुल्क है, अमेरिका कब तक उसको नज़रअंदाज करेगा? हमें उससे सुलह करनी होगी, हमें उससे दोस्ती करनी होगी, और फिर दोस्ती करने के बाद उसके साथ तिजारत करनी होगी, और उस तिजारत के नतीजे में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी और वहाँ से सस्ती बनी हुई चीज़ें अमेरिका आएंगी। 1968 रिचर्ड निक्सन ने ये लिखा। निक्सन इलेक्शन जीत गया। उसने पाकिस्तान के ज़रिए से हेनरी किसिंजर को भेजा चाइना से ताल्लुकात बनाने शुरू किए, पहले खुफिया मज़ाकरात, फिर खुले मज़ाकरात। 1974 में चाइना को रिकग्नाइज किया अमेरिका ने और उनको यूएन का मेंबर मान लिया।
کیا یہ ممکن ہوتا اگر امریکہ میں لوگ کہتے تھے یہ تو غداری ہو گئی, یہ تو دشمن کو اس نے تسلیم کر لیا, یہی ہوتا نا. کیوں ممکن ہوا یہ اس لیے ممکن ہوا کہ گفتگو کی گنجائش موجود تھی, بحث کرنے کی گنجائش موجود تھی, اس بات پر بات کرنے کی گنجائش موجود تھی کہ دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی ہر چیز کی, یہ حق ہے سیاست کا, اور اگر اس کو کوئی نہیں تسلیم کرتا, اس پہ دوسری رائے دیتا ہے, کافر, بے دین, غیر محب وطن, غدار, خارج سیاست وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اقبال کہتا ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر ہمیں نیا جہان بنانا ہے تو وہ سنگ و خشت سے یا کرکٹ کے بلوں سے نہیں پیدا ہوگا, وہ خیالات سے پیدا ہوگا. اور وہ خیالات ٹی وی پہ آنے والے یہ ٹکر نہیں ہیں. عزت کے ساتھ ٹی وی والے بیٹھے ہیں, ان سے مجھے ان کا بڑا احترام ہے. حسن نثار کو تو پتہ ہے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے, اور سہیل وڑائچ سے تو میری بڑی ہی پرانی دوستی ہے, بڑی واقفیت ہے, فیصل سے اب ہو گئی ہے. لیکن یہ جو صحافی برادری ہے ہماری, ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اپنے اندر کچھ وسعت مطالعہ پیدا کریں. بہت شکریہ ایمبیسڈر حقانی صاحب. فیض احمد فیض کی نظم ہے کہ کیسے ممکن ہے یار میرے مجنوں بھی بنو لیکن تم سے ایک سنگ نہ رسم و راہ کرے, ہو کوکنی کا دعویٰ بھی سر پھوڑنے کی ہمت بھی نہ ہو, اوروں کو بلاؤ مقتل میں اور آپ وہاں سے بھاگ رہو. تم بھورا بن کر جب چاہو ہر ایک کلی کا رس چوسو, اور اس پہ یہ اصرار کرو ہر ایک تم ہی سے لپٹی رہے اور تم پہ جان چھڑکتی رہے. لازم تو نہیں ہے یار میرے فرہاد بنو منصور بنو, البتہ اتنا لازم ہے جس راہ کو بھی تم سچ جانو, بس ایک اسی کے ہو کے رہو. اس نظم کے حوالے سے اور حقانی صاحب کی تقریر کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اپنے جو بھی ہمارا رول ہے معاشرے میں اس کو ہم آنیسٹلی پلے کریں, اور اپنے آپ کو, چاہے وہ جو فیض صاحب کی بات ہے کہ جس راہ کو بھی تم سچ جانو, کم سے کم اس میں سنسیئر ہوں. آج کے اس محفل میں ہمیں یہ سبق لے کے اٹھنا چاہیے حقانی صاحب سے, سہیل وڑائچ صاحب سے, فیصل عزیز صاحب سے, اور اب ظاہر ہے کہ آخر میں ہم سنیں گے اپنے مشہور و معروف دانشور اور تجزیہ نگار